स्वागत है बच्चों जीडी सैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th ईवीएस पार्ट 1 सेकेंड चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ जो है वो मोशन कैसे करती है वो इस हम चैप्टर में पढ़ने वाले। और इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, तो आपका डे कैसे होता है, ईयर क्या होता है, मून के फेसेस कैसे होते हैं। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे अर्थ रोटेट कैसे करता है, रिवोल्यूशन क्या होती है, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले। देन नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे आपको बोला गया है ट्राई दिस, यानी कि इसे ट्राई करो। आपको क्या बोला गया है, टेक अ टॉप, स्पिन इट एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। आपको क्या करना है, एक टॉप लेना है, एक जो ये टॉप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। उसे क्या करना है, आपको स्पिन करना है और उसके मूवमेंट को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट आपको बोला गया द टॉप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। ये जो टॉप है अगर आप इसे देखोगे तो ये अपने पास में क्या करता है, टर्न करता है। एनी ऑब्जेक्ट दैट टर्न्स अबाउट इटसेल्फ एक्चुअली टर्न्स अराउंड अ सर्टेन इमेजिनरी लाइन। यानी कि कोई भी चीज जो अपने चारों तरफ अपनी तरफ टर्न हो रही हो, घूम रही हो, वो चीज कहाँ घूमती है, तो वो एक इमेजिनरी लाइन के यहाँ पे घूमती है। यानी कि ये जैसे यहाँ पे हमें एक इमेजिनरी लाइन दिख रही है, ये लाइन्स होती नहीं है, ये हमें दिखती नहीं है, बट हम इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद के तरफ टर्न हो रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्न हो रहा हो, वो एक लाइन पे टर्न हो रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन। और यही एक ऑब्जेक्ट का उसके तरफ टर्न होना, उसके तरफ घूमने को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। एंड द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट रोटेट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि ऐसी लाइन जिसके अराउंड वो क्या कर रहा हो, घूम रहा हो, टर्न कर रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसके तरफ घूम रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। और जिस इमेजिनरी लाइन के अराउंड वो घूम रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि ये क्या, इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोल देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, रोटेशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। देन नेक्स्ट है द अर्थ रोटेशन। अब आप सोचोगे कि अर्थ रोटेट कैसे करता है, अर्थ का रोटेशन क्या होता है, तो यहाँ पर हम वही देखने वाले। तो यहाँ पे अगेन आपको बोला है ट्राई दिस, यानी कि वापस इसे ट्राई करके देखो। तो यहाँ पे आपको बोला गया टेक अ ग्लोब लाइक द वन इन द पिक्चर एंड स्पिन इट, नोट द लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स। नाउ टेक अ प्लम लाइन एंड होल्ड इट क्लोज टू द ग्लोब एज शोन इन द पिक्चर। अब आपको क्या करना है, एक ग्लोब लेना है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया, फिर आपको एक प्लम लाइन लेना है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लम लाइन बोलते हैं। और आपको क्या करना है, आपको नोट करना है कि ये कैसे जो लाइन है वो रोटेट हो रही है। फिर आपको क्या बोला गया है, इफ यू कैनॉट गेट अ प्लम लाइन टाई अ लॉन्ग थ्रेड टू इरेजर एंड मेक वन। और अगर आपको प्लम लाइन नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, एक थ्रेड लेना है, थ्रेड में नीचे इरेजर बांध देना है, जिसके वजह से आपको क्या मिल जाएगी, एक प्लम लाइन मिल जाएगी। तो इससे आपको पता क्या चलेगा, तो यहाँ पे आपको बोला गया यू विल सी दैट द प्लम लाइन एंड द अर्थ एक्सिस आर एट द एंगल टू ईच अदर, दैट इज द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड। यानी कि अगर आप यहाँ पे भी पिक्चर को देख रहे होगे तो आपको क्या लग रहा है, ये जो प्लम लाइन है देखो ये सीधी जा रही है। सपोज ये हमारी प्लम लाइन है, पिंक वाली हमारी प्लम लाइन ले लो, और ये हमारी अर्थ क्या एक्सिस हो गया। तो अर्थ का जो हमें एक्सिस दिख रहा है वो हमें कैसे दिख रहा है, वो इंक्लाइन दिख रहा है, यानी कि स्लोप टाइप हमें दिख रहा है, टेढ़ी लाइन दिख रही है। और जो प्लम लाइन है वो सीधी दिख रही है। तो ये हमें बताना क्या चाहता है, ये प्लम लाइन ऐसे सीधी क्यों दिख रही है, अर्थ का वो लाइन इंक्लाइन क्यों है, तो ये इस वजह से द अर्थ रोटेट विथ इट्स एक्सिस इंक्लाइन लाइक दिस। यानी कि अर्थ रोटेट कैसी करती है, उसकी एक्सिस ऐसे इंक्लाइन रहती है, जो कि उसे हेल्प करती है रोटेट करने के लिए। और रोटेशन का मतलब क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसकी तरफ घूम रहा हो, यानी कि अर्थ अगर ये अर्थ है और अर्थ अपने जगह पे, अगर अर्थ अपने तरफ घूम रही है तो वो रोटेशन हुआ। और ये सन है, सपोज ये सन है आपका, जब अर्थ सन की तरफ घूम रही होगी तो उसे हम कुछ और बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले। तो यहाँ पे हम रोटेशन पढ़ लेते हैं। द लाइन एन एस इन द पिक्चर शोज द अर्थ एक्सिस। अब आप यहाँ पे देखो एक लाइन है एन एस, ये हो गया एन,
और ये हो गया s। अब आप सोचोगे n और s क्या है, ये भी हम पढ़ने वाले। तो n और s क्या दिखाता है आपको, अर्थ का एक्सिस दिखाता है। इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, द पॉइंट n एंड s आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द अर्थ। अब देखो जो n और s ये कैसे पास हो रहा है, ये अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर यानी कि क्या, अर्थ के बीच से पास हो रहा है। और इसी n और s को हम क्या बोलते हैं, अर्थ के पोल बोलते हैं। अर्थ के पोल्स क्या होते हैं, एक होता है आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल और एक क्या हो गया आपका साउथ पोल। तो n और s क्या होता है आपका, नॉर्थ एंड साउथ पोल आपका होता है। देन नेक्स्ट है n, यहाँ पे आपको वही बोला गया, n इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ एंड s इज द साउथ पोल। n क्या है आपका नॉर्थ पोल और s क्या है आपका साउथ पोल। देन नेक्स्ट है, इफ अ सर्कल वेयर ड्रॉन अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली इन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी कि जैसे यहाँ पे देखो अगर एक सर्कल बनाया जाए, अगर ये जो ग्लोब है, सपोज ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब के बीच में हमने क्या कर दिया, एक सर्कल यहाँ पे ऐसे सर्कल बना दिया जस्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच, तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बोला गया यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, it will divide the earth into two equal parts. This imaginary circle is called the equator। यानी कि अगर हम किसी भी सर्कल, अगर हम सर्कल बनाते और उसे ये सर्कल बीच से जो जा रहा होगा इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। जो भी लाइट अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, हमें इक्वेटर बोला गया है। तो अभी हमने क्या देखा, एन और एस पोल क्या दिखाता है, अर्थ का एक्सिस दिखाता है। वो कहाँ से निकल रहे, अर्थ के सेंटर यानी कि अर्थ के बीच में से निकल रहे। देन नेक्स्ट क्या था आपका, नेक्स्ट इक्वेटर क्या होता है, अगर आप इसे बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वेटर होता है। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक लेके पढ़ना है। टेक्स्ट बुक लेके आप पिक्चर को देख देख के पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझेगा। देन नेक्स्ट है, the two equal part it makes of the earth are called the northern hemisphere and the southern hemisphere respectively। अब आपको क्या बोला है, देखो जो लाइन यहाँ से पास हुई, जो इसको बांट रही है एक हिस्से में, उसे हम इक्वेटर बोलेंगे। लेकिन जो दो पार्ट हमें मिला, जैसे ये एक अर्थ है, समझो अर्थ है, इसको हमने बीच से ये कर दिया, तो बीच से करने के बाद अब हमें क्या मिला, एक पार्ट हमें ये मिला, एक पार्ट हमें ये मिला। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये क्या हो जाएगा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो लाइन बीच से उन्हें बीच से काट कर गई वो क्या हो गई आपकी इक्वेटर, और जो दो पार्ट मिले वो क्या हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, और स्पीयर का मतलब क्या होता है आपका, एक राउंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो हेमी का मतलब हाफ सर्कल, तो ये हमें मिल रहा है हाफ सर्कल। तो ये पहला जो नॉर्थ साइड के रहेगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ के साइड रहेगा वो क्या हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर भी देखा। यानी कि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, इस पिक्चर को अच्छे से देखोगे तो आपको समझेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। ये जो लाइन अगर हम इन्हें जोड़ दे, समझो ये लाइन है, इन्हें अगर हमने समझो ऐसे जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेटर हो जाएगा। और जब इस चीज को हमने क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया, तो हमें दो हेमिस्फीयर मिलेंगे, दो आधे आधे सर्कल लाइन मिलेंगे। तो ये आपका नॉर्थ वाला साइड क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाला साइड क्या होगा आपका, साउदर्न हेमिस्फीयर होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया हमें, नेक्स्ट हमें वापस से बोला गया ट्राई दिस, आपको ये ट्राई करके देखना है। तो यहाँ पे बोला गया स्टैंड अ कैंडल इन द मिडल ऑफ अ लार्ज टेबल, ड्रॉ अ बिग सर्कल अराउंड द कैंडल। अब आपको क्या करना है, एक सेटअप बैठाना है। तो ऑफ कोर्स अगर आप चाहो तो आपके टीचर्स को बोलो ये करके दिखा, नहीं तो अगर आपके घर पे पेरेंट्स है तो उनके वो रहे तो आप ये करो। आपको क्या करना है, टेबल के बीच में एक कैंडल को रखना है जिसे यहाँ पे रखा गया है। देन आपको बोला है प्लेस अ ग्लोब एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, लाइट द कैंडल, सी दैट इट इज डार्क इन द रूम, सपोज दैट द कैंडल इज द सन। अब आपको क्या करना है, एक ग्लोब रखना है और क्या करना है, लाइट बंद कर देनी है। और आपको सोचना है कि ये जो कैंडल है ये क्या है आपका, ये आपका सन है। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द ग्लोब गेट्स द सनलाइट एंड विच पार्ट डज नॉट, विच वन डज नॉट। अब आप देखो जैसे कि ये कैंडल है,
अगर कैंडल अपना सन है तो सन इस साइड अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी, और बाजू वाले साइड में नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा सन हो गया, यहाँ पे सपोज कोई चीज है तो इसके पीछे वाले साइड पे तो नहीं जाएगा, तो जिस साइड सन की लाइट जाएगी वो क्या होता है, आपका डे होता है। और जिस साइड लाइट नहीं जाएगी, सपोज यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे लाइट नहीं जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नाइट हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आपको देखना है तो देखो, यहाँ पे सन हो गया, सन से लाइट जा रही है, तो इस पार्ट में तो लाइट हमें मिल रही है सन की, बट इसके बाद की जो पार्ट है, पीछे का पार्ट है, वहां पे लाइट नहीं मिल रही है। तो यही चीज हम क्या देख रहे हैं कि सन हमें लाइट, डे और नाइट कैसे होता है वो हम यहाँ पे समझने वाले। फिर हमें बोला गया, नाउ लुकिंग एट द ग्लोब फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। अब आपको कहाँ से देखना है, नॉर्थ पोल के डायरेक्शन से देखते हुए आपको क्या करना है, टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको कैसे टर्न करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्या, उल्टा। जैसे कि ये घड़ी होती है, घड़ी कैसे चलती है, वो ऐसे 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 चलती है। अब आपको इसे कैसे करना है, वो ऐसे ऐसे चलेगी, उल्टा चलेगी, तो आपको इसे क्या करना है, उल्टा रोटेट कर देना है। This is how the earth rotates, that is it rotates from west to east। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अर्थ रोटेट कहाँ से करती है, तो अब अर्थ आपकी रोटेट करती है वेस्ट से लेके ईस्ट में। और कोई भी पूछे अर्थ कैसे रोटेट करती है, क्या बोलना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ रोटेट करती है। रोटेशन क्या होता है, जो कोई भी चीज जो अपने तरफ घूम रहा, अपनी अराउंड में टर्न कर रहा, वो रोटेशन हो गया। और बट ऑफ कोर्स वो कहाँ पे रोटेट करता है, तो एक इमेजिनरी लाइन पे करता है। उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आपको एक चीज जो बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है वो क्या है, कि अर्थ रोटेट कैसे करती है, कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। As Earth rotates, its different parts come into the light of the sun one after the other and turn away from it also in the same order। सेम आपको यही बोला गया है। देखो जैसे कि सपोज यहाँ पे ये n पार्ट है और पीछे p पार्ट है, ठीक है। तो जब n पार्ट रोटेट होके सन के तरफ आएगा तो वहां पे धूप लगेगी, सन की लाइट मिलेगी, तो वहां पे डे रहेगा। बट जैसे ही अब ये क्या होगा, जब अर्थ अपना रोटेशन पूरा कर लेगा तो यहाँ पे p आ जाएगा, यहाँ पे n पार्ट आ जाएगा। तो अब p पार्ट को धूप लगेगी, सन की लाइट मिलेगी, और दूसरे वाले पार्ट को लाइट नहीं मिलेगी। आप इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे मैं अगर ये साइड मेरे सन के साइड है तो यहाँ पे मुझे लाइट मिलेगी, लेकिन जब मैं रोटेट होके आगे आई तो फिर क्या होगा, पीछे वाले साइड को क्या लाइट मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो वैसे ही सेम अर्थ का भी है, अर्थ रोटेट करता है जो, और इसी के तरह जो लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को मिलती है। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सनसेट एंड सनराइज, यानी कि सनसेट कैसे होता है, सनराइज कैसे होता है। सनसेट यानी कि सन को सेट करना नहीं, सूरज कैसे ढलता है, सूरज कैसे उगता है, सुबह कैसे होती है, शाम कैसे होती है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो अगेन यहाँ पे आपको कुछ ट्राई करना है। ग्लोब लो और फिर आपको क्या करना है, स्टिक अ रेड बिंदी ऑन द ग्लोब, यानी कि जैसे ग्लोब है, ग्लोब पे आपको एक रेड बिंदी स्टिक करना है। आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी स्टिक करके दी गई हुई है, वो अलग बात है। देन नेक्स्ट, सेट अप द प्रीवियस मॉडल ऑफ द ग्लोब एंड द कैंडल। अब आपको क्या करना है, जो आपने कैंडल और ग्लोब का प्रीवियस मॉडल, वो जो कैंडल और सन वाला आपने किया था, वो आपको वापस से सेट करना। फिर आपको क्या करना है, टर्न द ग्लोब एंटी क्लॉकवाइज, नोट व्हेन इट इज सनराइज, नून एंड सनसेट एट द लोकेशन ऑफ द बिंदी। अब आपको क्या करना है, ग्लोब को एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आपको उल्टे तरफ घुमाना है, और फिर आपको क्या देखना है कि कब सनराइज हो रहा है, कब नून हो रहा है, कब सनसेट हो रहा है। यानी कि ये करो, घुमाओ और देखो कब सनराइज हो रहा है, कब सनसेट हो रहा है। तो यहाँ पे बोला गया, आफ्टर वन सनराइज नोट व्हेन द नेक्स्ट वन ऑकर एट द बिंदी। अब आपको क्या करना है, एक सनराइज के बाद देखो कि नेक्स्ट क्या हो रहा है बिंदी की तरफ। यू विल सी दैट दिस हैपेंस व्हेन द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन, दैट इज व्हेन इट मेक वन कंप्लीट टर्न अराउंड इटसेल्फ। यानी कि ऐसा क्यों होता है, जब जो अर्थ है वो अपना एक रोटेशन पूरा कर ली होती है, यानी कि वो अपनी तरफ पूरी तरह घूम चुकी होती है। यानी कि अर्थ है, अर्थ अपनी तरफ पूरी तरह घूम जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट रोटेशन बोलेंगे। दिस पीरियड ऑफ द टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड अ डे। यानी कि अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो आपका एक दिन लगता है। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं हमें पता है, 24 आवर्स होते हैं। तो कोई भी पूछेगा अर्थ को रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो आप क्या बोलोगे, या तो आप सिंपली 24 आवर्स बोल दो, या तो आप क्या बोलोगे
वन डे, आप क्या बोलोगे, वन डे। देन नेक्स्ट डे, अ डे हैज टू पार्ट, डे के कितने पार्ट होते हैं, आपके टू पार्ट्स होते हैं। वो क्या होता है आपका डे टाइम और नाइट टाइम, यानी कि सुबह का टाइम और रात का टाइम। और सिंपली डे एंड नाइट, या तो आप सिंपल वर्ड में बोल दो दिन और नाइट क्या हो गया आपका, रात हो गया। For the purpose of measuring time, we divide the whole day into 24 parts, each of which is called an hour। यानी कि टाइम को मेजर करने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एन आवर बोलते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अ ईयर। अब आप क्या पढ़ोगे, ईयर कैसे होता है। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा सनराइज और सनसेट। अब आप क्या पढ़ोगे, ईयर कैसे होता है वो पढ़ोगे। तो यहाँ पे बोला गया, नाउ मूव द ग्लोब अलोंग द सर्कल ऑन द टेबल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपने सेटअप यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे एक सर्कल, अब आपको क्या करना है, इसी सर्कल की तरफ मूव करना है। ये अभी अपने जगह पे टर्न कर रहा था, अब कहाँ करना है आपको, इस सर्कल पर आपको क्या मूव करना है। तो ऐसा क्यों करना है आपको, देखो यहाँ पे, एज यू डू दिस कीप रोटेटिंग द ग्लोब एंड इंश्योर दैट द एक्सिस डज नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। और जब आप ये कर रहे हो तो आपको ग्लोब को भी घुमाते रहना, और आपको देखना है कि उसका एक्सिस का जो ओरिएंटेशन है वो ना खराब हो, वो ना चेंज ना हो। Eventually the globe will come back to its original place on the circle. This is how the earth revolve around the sun even as it rotate around itself। यानी कि अब रिवॉल्व और रोटेट मतलब क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है अपना सन, ये है अपनी अर्थ, ई फॉर अर्थ हो गया एंड एम फॉर आपका मून हो गया। तो जो अर्थ है, अर्थ क्या करती है, वो खुद के तरफ चक्कर, खुद के तरफ टर्न होते हुए भी वो क्या करती है, सन का भी चक्कर लगाती है। वो खुद की तरफ जब टर्न होगी उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। और जब वो सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको समझ गया होगा रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है। अब बेसिक डिफरेंस समझ जाओ रोटेशन और रेवोल्यूशन का। रोटेशन यानी कि क्या हो गया, आप रोटेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, अ डे 24 आवर। बट आपका जो रोटेशन रेवोल्यूशन है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे आपको बोला गया, द पीरियड ऑफ टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड वन ईयर। एक साल, यानी कि अर्थ को सन का पूरा चक्कर लगाने में कितना साल लगता है, एक साल लगता है। यानी कि कितना, देयर आर अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स इन अ ईयर। यानी कि 365 डेज एंड 6 आवर्स आपके एक साल में होते। इतना टाइम अर्थ को क्या लगता है, सन के तरफ चक्कर लगाने के लिए, खुद के तरफ टर्न होने के लिए 24 आवर्स, और सन के तरफ करने के लिए कितना, एक साल पूरा। तो यहाँ से आपको पता चल गया एक साल कैसे होता है। और ऐसा नहीं है कि अर्थ चक्कर लगाते लगाते इधर बाहर चली जाती है, वापस अपनी जगह पे ही आती है, यानी कि वहीं पे वो रोटेट करती रहती है। देन नेक्स्ट है अ लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होता है, हम लोग सुनते कि 4 साल बाद फरवरी में एक डे ऐड हो जाता है। जैसे कि हम किसी किसी को टीज भी करते हैं, जिनका बर्थडे 29 फेब को रहता है, हम लोग बोलते हैं ना इसका बर्थडे तो 4 साल में एक बार आता है। ऐसा क्यों होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं अ लीप ईयर। तो यहाँ पे हमें बोला गया है, इन द जॉर्जियन कैलेंडर the year is taken to have 365 days. It means that it counts 6 hours less every year। यानी कि जो जॉर्जियन कैलेंडर था उसमें 365 डेज थे। एक ईयर को कंप्लीट, एक साल होने को कितने डेज लगते थे, 365 डेज लगते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग हमेशा 6 घंटा कम गिनते थे। 6 घंटा कम गिनते थे कैसे, हमने देखा एक साल को 1 ईयर में कितने क्या रहते हैं, 365 डेज और 6 आवर्स रहते हैं। बट जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से एक साल होने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 365 डेज लगता है। तो ये क्या हुआ, दैट मेक्स 24 आवर्स और 1 डे इन एवरी 4 ईयर। और इसी का मतलब क्या होता है कि ये जो 24, ये जो 6 जो भी आपका 6 आवर कम पड़ रहा है, इससे आपका एक दिन या 24 आवर्स बनता है। टू मेक अप फॉर दिस लॉस्ट 1 डे, और इसी खोए हुए दिन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक डे
फेब्रवरी मंथ में ऐड कर देते हैं। वो क्या होता है आपका हर एक 4th ईयर पे 4 साल के बाद होता है। दैट ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर एंड इट हैज 366 इंस्टेड ऑफ 365 डेज एंड फेब्रवरी हैज 29 इंस्टेड ऑफ 28 डेज। यानी कि आपका लीप ईयर कैसे आता है ये आपको समझ गया होगा। जॉर्जियन कैलेंडर में क्या होता था, उन्हें उनका जो ईयर है कंप्लीट होने में 365 डेज लगता था, जिसका मतलब वो लोग 6 घंटा कम काउंट करते थे और यही 6 घंटे क्या बनाते थे, एक दिन बनाते थे। और इसी एक दिन को लाने के लिए उसका जो भी उसको काउंट मारने के लिए हम क्या करते हैं, 4 साल में एक लीप ईयर मनाते हैं, जिसमें क्या होता है फरवरी में एक डे और ऐड हो जाता है। तो ये हो गया आपका लीप ईयर। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपका डू यू नो। अब यहाँ पे आपको डू यू नो बोला गया, इसे हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया यू नो दैट द लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट इज नॉट ऑलवेज इक्वल। यानी कि आपको पता ही होगा जो डे और नाइट का लेंथ होता है वो अनइक्वल होता है, वो इक्वल नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि जो शाम होती है बहुत लेट होती है, बट कुछ टाइम आता है कि शाम बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, वही देखो यहाँ पे दिस हैपन बिकॉज ऑफ द अर्थ इंक्लाइंड एक्सिस। ये क्यों होता है, अर्थ की जो इंक्लाइंड एक्सिस होती है उसकी वजह से होता है। एंड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन, और वो जो सन के इधर रेवोल्यूशन कर रही है उसके वजह से। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 22 मार्च एंड 23 सितंबर द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स। अब आपको क्या याद रखना है, 22 मार्च टू क्या बोला गया है यहाँ पे 23 सितंबर क्या रहता है आपका, जो डेज होते हैं दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। और देयरफॉर इट इज वार्मर देयर, और जहां पे भी दिन बड़े रात छोटी होती है वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। दैट इज इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये कहाँ होता है, समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कब होता है, 22 मार्च से लेके 23 सितंबर तक। फिर नेक्स्ट हाउएवर ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सेम पीरियड यानी कि इसी दिन 22 मार्च टू 23 सितंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो गर्मी रहती है। अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहती होगी, तो वहां पे क्या रहते हैं, नाइट्स बड़े रहते हैं और डेज छोटे रहते हैं, यानी कि रात लंबी और दिन छोटे होते हैं। द अर्थ गेट लेस हीट इन दिस पार्ट एंड देयरफॉर इट इज विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि 22 मार्च से लेके 23 सितंबर तक सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी रहती है और वहां पे हीट कम मिलती है। इन द पीरियड फ्रॉम 23 सितंबर टू 22 मार्च द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होगा, 23 सितंबर से लेके 22 मार्च तक आपके क्या हो जाएंगे, नाइट बड़े हो जा डेज बड़े हो जाएंगे और रात छोटी हो जाएगी। कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर पे। और सेम आपका क्या, सेम नहीं वाइस वर्सा कहाँ पे हो जाएगा आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। तो इसी की तरह हमें पता चल गया कि विंटर और समर कैसे आता है, कौन से स्पीयर में कैसे आता है। तो नॉर्दर्न और साउदर्न का आपका समझ गया, आपको कुछ नहीं, डेट याद रखने 22 मार्च टू 23 सितंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी। और सेम 23 सितंबर टू 22 मार्च क्या रहेगा आपका, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहेगी और यहाँ पे क्या रहेगी आपकी, ठंडी रहेगी। देन नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले, फेसेस ऑफ मून पढ़ने वाले। जैसे कि अगर आप स्काई में देखते होगे तो आपने देखा होगा जो मून के फेसेस होते हैं वो हमें अलग अलग दिखते हैं। यानी कि कभी मून हमें पूरा दिखता है, कभी हमें आधा दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है, कभी बहुत थोड़ा दिखता है, कभी आधा अधूरा दिखता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्या, मून के अपना रंग बदलते रहते, मुंह बदलते रहता है। मुंह क्यों बदलता है, वही हम यहाँ पे देखने वाले, मून के फेसेस। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया द फुल मून एंड द न्यू मून, यानी कि एक पूरा चांद और एक नया चांद। अब ये क्या है, पूरा चांद नया चांद, ये ऐसा होता है क्या कि जो पुराना चांद रहता है वो नया बन जाता है, नया वाला पुराना हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मून है वो हमारे अर्थ का चक्कर काटता है और जो अर्थ है वो हमारे सन का चक्कर काटता है। ये हमने देखा भी, जैसे कि ये पिक्चर में हम देख रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मून है, मून क्या करेगा, वो अर्थ का चक्कर काटेगा और अर्थ क्या करेगा, सन के इधर घूमेगा। तो इससे इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा, तो यहाँ पे बोला गया है however these two orbit intersect, hence the sun, the moon and the earth are not always along a straight line। और ऐसे भी यहाँ पे क्या बोला गया, जो दो ऑर्बिट्स होते हैं वो इंटरसेक्ट होती है, यानी कि एक दूसरे से मिलती है। और इसी की वजह से जो सन, मून और अर्थ है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते, वो ऐसे 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 एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते, तो एक ने कहीं ना कहीं जगह क्या होते वो लोग इंटरसेक्ट होते। वी सी हाफ ऑफ द मून सरफेस विच फेसेस द अर्थ, दैट इज फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून।
यानी कि अगर आप अर्थ पे से, आप अगर जमीन पे से स्काई में देख रहे हो तो आप मून का बस आधा हिस्सा देख रहे हो, आप पूरा हिस्सा नहीं देखते हो। जो हिस्सा मून का फेस कर रहे हो, सपोज ये फेस है और आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको बस इसका फेस दिखेगा, आपको इसके पीछे का हिस्सा नहीं दिखेगा। तो ये हो गया। देन मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि मून के पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। वो अपनी लाइट कहाँ से लाते, तो ऑफ कोर्स सन से लाते। वी कैन सी द मून बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट ऑन अ फुल मून नाइट। वी सी द एंटायर साइड ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ ऑन अ न्यू मून नाइट। वी कैन नॉट सी एनी ऑफ इट। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा फुल मून क्या होता है, न्यू मून क्या होता है। अब देखो जो सन, हमें मून कैसे दिख पाते हैं, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, सन उसे लाइट देती है और हम उसे देख पाते। फिर क्या होता है, जब फुल मून रहता है, फुल मून नाइट रहता है, तो हमें पूरा चांद दिखता है, यानी कि जो जितना हिस्सा अर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा हम उतना देख पाते हैं। और जब न्यू मून रहता है तो हम कुछ नहीं देख पाते। न्यू मून, नया मून लग रहा है तो आपको लग रहा होगा कि हाँ हमें मून दिखता होगा, बट अलग है, न्यू मून के दिन आपको नहीं दिखता है, फुल मून के दिन आपको पूरा दिखता है। तो ये हो गया आपका न्यू मून और फुल मून। फुल मून क्या हो गया, आपको फुल मून के दिन पूरा चांद दिखेगा और न्यू मून के दिन आपको कुछ नहीं दिखेगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून सीन फ्रॉम द अर्थ बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। यानी कि फुल मून से जब न्यू मून की तरफ जाता है तो जो मून का हिस्सा रहता है वो छोटा छोटा होते जाता है। फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून again grows bigger and bigger. These different shapes of the moon that we see are called the phases of the moon. यानी कि अगर वो फुल मून से, सपोज वो फुल मून से अगर वो न्यू मून के तरफ जा रहा है तो उसका फेस क्या होता जाएगा, छोटा छोटा होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा फुल मून है, अब जैसे जैसे ये स्मॉल मून में जाएगा तो देखो पहले ऐसे था, फिर छोटा होगा, छोटा होते जाएगा और एक टाइम पे एकदम गायब हो जाएगा। लेकिन जब वो न्यू मून से फुल मून पर जाएगा तो आप देखो जो फेसेस है वो क्या होते जा रहे हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं। और इसी उसके ये बदलते हुए शेप्स को, उसके बदलते हुए रूप को हम क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ द मून। कोई भी पूछेगा फेसेस ऑफ द मून क्या होता है, मून जो अपनी शक्ल बदलता है वो क्या होता है, फेसेस ऑफ द मून होता है। देन नेक्स्ट है द लूनार मंथ एंड डेज। अब लूनार मंथ एंड डेज यानी कि तिथि। अब ये क्या होता है, यू नो दैट इट टेक्स 14 और 15 डेज फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून। यानी कि फुल मून से न्यू मून से फुल मून बनने में कितना दिन लगता है, 14 से 15 दिन लगता है। दिस इज द फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून। आफ्टर द फुल मून द मून appears smaller and smaller and after 14 days it is new moon again. This period is the fortnight of the waning moon. अब आप बोलोगे वैक्सिंग और वैनिंग क्या है, तो देखो जो फोर्टनाइट यानी कि क्या होता है 14 डेज या आप बोल लो 2 वीक्स। तो यानी कि फुल मून से आपका न्यू मून जाने का जो पीरियड रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सिंग मून। और न्यू मून से फुल मून तक जाने के पीरियड को हम क्या बोलेंगे, वैनिंग मून। The period from one new moon to the next is 28 to 38 days. 38 नहीं, तो एक पीरियड कितना हो गया आपका 28 to 38 डेज का हो गया। और इसी को क्या हम बोलते हैं, लूनार मंथ बोलते हैं। एवरी डे ऑफ द लूनार मंथ इज कॉल्ड तिथि। और इसी हर एक लूनार मंथ के हर एक दिन को हम क्या बोलते हैं, तिथि बोलते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या बोला गया, ऑलवेज रिमेंबर यानी कि हमेशा याद रखो। तो यहाँ पे बोला गया द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू डे एंड नाइट। यानी कि अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हमें क्या मिलता है, डे और नाइट मिलता है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस गिव राइज टू द साइकिल ऑफ द सीजन। और अर्थ जब सन की तरफ रिवॉल्व कर रहे थे तो उससे हमें क्या मिलता है, आपका सीजन मिलता है और साइकिल्स ऑफ सीजन्स मिलते हैं। देन यहाँ पे क्या बोला है, द न्यू मून 15 डेज टू फुल मून हम क्या बोलेंगे, वैक्सिंग मून। एंड देन नेक्स्ट द फुल मून टू न्यू मून 15 डेज वो क्या हो गया आपका, वैनिंग मून। द फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून प्लस द फोर्थ नाइट ऑफ द वैनिंग मून इज कॉल्ड एज लूनार मंथ। यानी कि आपका वैक्सिंग मून और वैनिंग मून दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लूनार मंथ मिल जाएगा। और लूनार मंथ के हर एक डे को हम क्या बोलते हैं, तिथि बोलते। देन नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने क्या पढ़ा है। तो हमें यहाँ पे बोला गया द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ के घूमने से क्या होता है, डे और नाइट होता है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स इंक्लाइंड एक्सिस टुगेदर कॉजेज द सीजन। सीजन कैसे होता है आपका, जब अर्थ सन के यहाँ पे रिवॉल्व करती है उसके वजह से आपका सीजन आते हैं। नेक्स्ट है द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ गिव्स राइज टू द फेसेस ऑफ द मून। और जो रेवोल्यूशन है मून का अर्थ के हिसाब से
उसी से हमें क्या पता चलते हैं, मून के फेसेस पता चलते हैं। Then next day, the period from new moon to the next is called a lunar month. It is about 28 to 30 days. अब इस ये क्या हो गया, सिंपल, वैक्सिंग मून प्लस वैनिंग मून दोनों का एड अप कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका लुनार मंथ मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है द फोर्थ नाइट एंडिंग ऑन अ फुल मून इज दैट ऑफ द वैक्सिंग मून। द फोर्थ नाइट दैट एंड्स ऑन अ न्यू मून इज दैट ऑफ वैनिंग मून। यानी कि जो फोर्थ नाइट फुल मून के यहाँ पे एंड होता है वो आपका वैक्सिंग मून होता है, और जो न्यू मून के यहाँ पे एंड होता है वो आपका वैनिंग मून होता है। देन नेक्स्ट है द डेज ऑफ द लुनार मंथ आर कॉल्ड तिथिज, यानी कि लुनार मंथ के जो डेज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तिथिज बोलते हैं। देन नेक्स्ट अब हम कहाँ आ गए, इस लेसन के एक्सरसाइज पर आ गए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट्स द सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन क्या है। तो पहले यहाँ पे बोला गया अमित वांट्स टू take his granny to Australia which is in the southern hemisphere but she cannot bear any cold with her. When should they make this trip? यानी कि अमित को उसकी दादी को कहाँ लेके जाना है, ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है, जो कि सर्दर्न हेमिस्फीयर पे, बट वहाँ पे क्या है, ठंडी है, और उनकी जो दादी है वो ठंडी झेल नहीं सकती है, तो उसे कब ये ट्रिप बनाना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 23 सितंबर टू 22 मार्च देयर इज समर, यानी कि उसे कब ट्रिप बनानी चाहिए, 23 सितंबर टू 22 मार्च तक बनाना चाहिए। जैसे कि हमने डू यू नो में ही पढ़ा था, तो वो सेम आइडिया इसे यूज करना चाहिए। तो जो अमित की ग्रैनी है वो क्या कर सकती है, वो इस पीरियड में जा सकती है। ये स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, ये हो जाएगा during the period of 22nd March to 23rd September there is a winter, so she should avoid going to Australia as she cannot bear the cold weather। तो उन्हें कब नहीं जाना चाहिए, उन्हें 22 मार्च टू 23 सितंबर नहीं जाना चाहिए, ठंडी रहेगा। उन्हें कब जाना चाहिए, 23 सितंबर टू 22 मार्च के बीच में चले जाना चाहिए, वहाँ पे ठंडी नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर, यानी कि अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, हाउ मेनी रोटेशन डज द अर्थ कंप्लीट ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि अर्थ कितने रोटेशन कंप्लीट करती है एक रेवोल्यूशन के यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द अर्थ टेक्स one complete rotation in one day. It takes to complete 365 days and 1/4 of the day for one complete revolution. This means that in one revolution the earth shows 365 and 1/4 of rotations। तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए एक दिन लगता है, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए आपका 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे वन रेवोल्यूशन करने के लिए 365 एंड 1/4 ऑफ रोटेशन क्या लगेंगे। देन नेक्स्ट बी क्वेश्चन, it is sunrise at Itanagar in Arunachal Pradesh. Write the name of the following cities in order which the sun will rise there। अब आपको क्या दिए गए, यहाँ पे कुछ सिटीज के नाम दिए गए, और आपको क्या करना है, कहाँ पे सन कैसे राइज करेगा उसके ऑर्डर में लिखना है। तो आप ये क्या कर सकते हो, ये आंसर लिख सकते हो। पहला क्या आएगा आपका, ईटानगर आएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका कोलकाता, फिर भोपाल, फिर नागपुर, फिर मुंबई। तो ये हो गया आपके ऑर्डर हो गए। तो आप ये क्या करो, ये आंसर लिख लो। देन नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स दिए गए उसे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे बोला गया द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड, यानी कि अर्थ के तरफ ही, अर्थ के अराउंड ही, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, रोटेशन। देन नेक्स्ट है द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, सन के तरफ को क्या हम बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। खुद के तरफ अर्थ के अराउंड रोटेशन होता है, और सन के तरफ क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन होता है। देन नेक्स्ट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव राइज टू, रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव राइज टू क्या होता है आपका, डे एंड नाइट जो होता है वो आप यहाँ पे लिख दो। देन नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। अब फुल मून का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है व्हेन द कंप्लीट एंड राउंड मून इज सीन इन द स्काई इट इज नोन एज फुल मून। जब आपको पूरा मून दिखाई दे उसे हम क्या बोलते हैं, फुल मून। न्यू मून क्या होता है, जब मून नहीं दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, when the moon is not visible in the sky it is known as new moon। जब मून स्काई में विजिबल ना हो तो वो क्या होता है आपका, न्यू मून होता है। देन नेक्स्ट क्या आपका, लूनार मंथ। लूनार मंथ क्या होता है, वैक्सिंग वैनिंग दोनों प्लस कर दो, आ जाएगा आपका लूनार मंथ। तो ये आप लिख दो। देन तिथि क्या होता है, लूनार मंथ का हर एक डे क्या होता है आपका, तिथि होता है। देन नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देन आपको पूछा गया इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर हमने क्या देखा था, ऐसी लाइन जो बीच से पास हो रही है और वो क्या करेगी, दो हेमिस्फीयर बना देगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द इमेजिनरी सर्कल प्रेजेंट बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड द इक्वेटर। और ये इमेजिनरी सर्कल है,
रियल नहीं है, इमेजनरी है। देन नेक्स्ट है व्हाट आर द पार्ट ऑफ द अर्थ मेड बाय द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के वजह से कौन से पार्ट बनते हैं, तो हमें पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर आर द टू पार्ट्स ऑफ द अर्थ मेड बाय द इक्वेटर। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इक्वेटर, ये नॉर्दर्न और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये दो पार्ट आपके बनते। और इसी की तरह क्या होता है आपका ये लेसन भी खत्म होता है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा, अर्थ का मोशन कैसे होता है, मून के फेसेस हो गए, अर्थ रोटेट कैसे करती है, अर्थ रिवॉल्व कैसे करती है, इक्वेटर क्या होता है, साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सब क्या हमने इस लेसन में देखा। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।